नमस्कार। अपने पहले YouTube वीडियो में आज मैं एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाला हूं। अक्सर लोग इतिहास पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते। इतिहास क्या है? और जब वो ये सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते तो कभी वो समझते हैं कि इतिहास तो राजा रानियों का इतिहास है, इतिहास तो परी कथाएं हैं, इतिहास तो साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी है। या कुछ लोग समझते हैं कि हमने जो धार्मिक कहानियां पढ़ी हैं या जो धार्मिक साहित्य पढ़ा है वही इतिहास है। और कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास कुछ भी हो, उससे हमें क्या लेना देना। सन 1962 में एक फिल्म आई थी अनपढ़। महेंद्र कुमार का एक गाना था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो इतिहास के प्रति कुछ लोग एक उपेक्षा का भाव भी रखते हैं। जैसे हर व्यक्ति की एक याददाश्त तो होती है, अगर उसकी याददाश्त चली जाए तो उसको अपने अस्तित्व का कोई भान ही नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं कौन हूं। इसी तरह अगर किसी समाज की याददाश्त चली जाए तो सोचिए कितना बड़ा अनर्थ होगा। भारत जैसी एक महान सभ्यता जिसका हजारों साल का इतिहास है, अगर हम उसे भूल गए तो हम अपने बारे में कैसे जान पाएंगे। इसलिए इतिहास को पढ़ना और पढ़ाना बेहद जरूरी है। अब मैं आपसे बात शुरू करता हूं। आपका एक नाम है। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, आप अपने कामों से उस नाम की एक पहचान बनाते हैं। ये समाज आपको आपके नाम से जानने लगता है। भारी भीड़ में भी अगर कोई आपको पुकारे तो आप चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह नाम आपका अस्तित्व है। अब भारतीय समाज के भीतर हर नाम के साथ एक जाति नाम भी होता है। कई बार लोग यह जाति नाम अब छोड़ देते हैं। उस नाम में जाति लिखने की बजाय कुमार लिख देते हैं, या तमाम इस तरीके के जो कास्ट न्यूट्रल तरीके के ना सरनेम जो है प्रयुक्त करने लगते हैं। इसके बावजूद लोग आपकी जाति ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें पता नहीं चलता कि आपका जाति नाम क्या है तो फिर वो उसकी खोज करने लग जाते हैं। यानी दूसरी पहचान भारतीय समाज में आपकी जाति से होने लगती है। तीसरा, हर किसी का एक धर्म होता है। आप लाख चाहें कि आप अपने धर्म से पीछा छुड़ा दें, लेकिन आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आपके माता पिता जिस धर्म का पालन करते थे, आप उस घर में पैदा हुए हैं, तो आप लामोहल्ला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई भी दूसरे धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते ही हैं। इस तरह आप एक इतिहास का हिस्सा हैं। धर्म का एक इतिहास है, जाति का एक इतिहास है। उसके बाद आप किसी गांव, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में पैदा होते हैं। वो गांव, शहर, मोहल्ला किसी जिले का हिस्सा होता है, और वो जिला किसी राज्य का हिस्सा होगा, और वो राज्य किसी न किसी देश का हिस्सा जरूर होगा। क्योंकि आधुनिक समाज के भीतर राष्ट्र एक बड़ी मजबूत परिकल्पना है। पूरी दुनिया के भीतर इतने सारे देश हैं, तो आप किसी न किसी देश के नागरिक तो जरूर होंगे। इस तरह आपका अपना अस्तित्व आपसे, आपके नाम से, आपके धर्म से, फिर आपके गांव, शहर, मोहल्ला से होते हुए आपके राज्य तक चला जाता है, और फिर आपके देश तक चला जाता है। आपकी भाषा आपकी पहचान होती है। आप बिहारी बोलते हैं, बिहार के अंदर आप अंगिका बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप अवधी बोलते हैं, या पूर्वांचल की तरह से आप भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो इन सारी भाषाई पहचानों के आधार पर भी आपके व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। अब यह राज्य किसी न किसी देश का हिस्सा होगा, जैसा मैंने कहा, और यह देश एक प्रायद्वीप का, एक कॉन्टिनेंट का, और फिर हम एक ग्लोबल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार अगर आपने यह बात समझ ली कि आप एक ग्लोबल हिस्ट्री का एक छोटा सा कण है, उसका एक छोटा सा किरदार है, तो आपको यह दिलचस्पी जाग जाएगी कि अमेरिका का इतिहास क्या है। आपके अंदर यह दिलचस्पी आएगी कि साउथ अफ्रीका का हिस्ट्री क्या है। आपके अंदर यह दिलचस्पी पैदा हो जाएगी कि मिडिल ईस्ट एशिया का इतिहास क्या है। और तब आप पाएंगे कि आप इतिहास को अपने अस्तित्व की तरह पढ़ना सीख गए हैं। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, उनके गांव का नाम था पिपनार। उनके मन में यह भाव जगा कि आखिर इस गांव का नाम पिपनार क्यों पड़ा, और फिर उन्होंने उसका पता लगाया कि यह जब गांव बसा था
तो इसके किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था और पास में एक नाला बहता था और उस नाले के नाम पर नार और पीपल के पेड़ के नाम पर पिप, और पिप और नार आपस में जुड़ गए, उस गांव का नाम पड़ गया पिपनार। अब सोचिए, कई बार हम यह कभी विचार ही नहीं करते कि हमारे गांव का नाम यह क्यों पड़ा। आज से 3 जनरेशन 4 जनरेशन या उससे भी ज्यादा हो सकता है कि कभी किसी ने उस गांव का नामकरण किया हो। तो जब आप इतिहास को अपने आसपास ढूंढने लग जाते हैं तो इतिहास में आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। इतिहास को एक रुचिकर विषय की तरह अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप पूरी दुनिया का इतिहास जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आज के इस वीडियो का पहला सबक यही है कि इतिहास को रुचि के साथ पढ़िए। अब एक दूसरे एस्पेक्ट पर बात करते हैं। इतिहास बड़ा रोचक विषय है। आपने हर किसी को इतिहास पर बात करते सुना होगा। आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसने इतिहास कभी ना पढ़ा हो, या वो कम पढ़ा लिखा हो, या कई बार तो अनपढ़ भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति इतिहास पर जरूर बात करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह गलत है, इतिहास तो केवल वही लोग उस पर बात कर सकते हैं जिन्होंने इतिहास को पढ़ा हो या जो पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है। बतौर एक इतिहासकार मैं ये मानता हूं कि इतिहास तो सबकी चेतना का हिस्सा होता है, और जब वो सबकी चेतना का हिस्सा है तो किसी को इतिहास पर बात करने से रोका नहीं जा सकता। जरूरत इस बात की है कि उसे बताया जाए कि इतिहास क्या है, और इसीलिए इस वीडियो का महत्व है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपसे यह बहस करने लगे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती बल्कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। नहीं, क्योंकि यह उसकी दिलचस्पी नहीं है। कोई भी किसी के चक्कर लगा सकता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इतिहास की कोई बात उससे करें तो वह आपके साथ तर्क और कुतर्क दोनों कर सकता है। क्यों? क्योंकि इतिहास सबकी रुचि का विषय है, सबकी स्मृति का हिस्सा है। और यह स्मृति का हिस्सा क्यों है? क्योंकि इस वीडियो के पहले भाग में आपने देखा कि यह हमारी कहानी है, और यह कहानी किसी न किसी रूप में हम तक पहुंच ही जाती है। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें हम परी कथाएं सुनाते हैं, हम उन्हें महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं, हम उन्हें पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं, और उसी क्रम में कई बार हम उन्हें रामायण, महाभारत या कुरान या अन्य धार्मिक परंपराओं की कहानियां सुनाते हैं। तो इतिहास का बोध क्या हुआ था, इसका जो सबसे पहला बोध आता है वो हमारे बचपन के संस्कारों से आता है। और इन बचपन के संस्कारों में हमारे माता पिता इतिहासकार तो नहीं होते, वो तो हमारे माता पिता होते हैं। इसलिए वो उन कहानियों को ऐसे सुनाते हैं जिनसे एक बच्चे में रुचि बढ़े। तो मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। जैसे हम अपनी धार्मिक कहानियों में अक्सर यह सुनते हैं कि एक तीर जब चला तो बारिश होने लगी, एक तीर चला तो नागों और सांपों की वर्षा होने लगी, एक तीर चला तो पूरी सृष्टि में जो है ज्वालामुखी फटने लगे। इस तरीके का जो साहित्य है वो निश्चित रूप से लिखा गया है। लेकिन साहित्य कैसे लिखा जाता है? साहित्य में कई बार कल्पनाशीलता बहुत प्रबल होती है। कल्पनाशीलता का मतलब हम कुछ सोच रहे हैं। अगर हम किसी काल्पनिक साहित्य की रचना करना चाहें तो हम यह नहीं कहेंगे कि मैं एक बहुत बड़े घास के मैदान में पैदल पैदल चल रहा हूं, क्योंकि पैदल तो हम चल ही सकते हैं। हम कहेंगे कि मैं ऊंचे आसमान में उड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह हमारी कल्पना है, हम उड़ नहीं सकते, इसीलिए हम उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो कई बार साहित्यकार इतिहास के कोई प्रसंग उठाता है, लेकिन उन प्रसंगों में वो अतिशयोक्ति बहुत प्रबल होती है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, और यह हमेशा होता है। इसीलिए कहते हैं इतिहास क्या है। उसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न उठता है कि मिथ क्या है। कई बार मिथ बन जाते हैं। जैसे फ्रांस में एक राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती और बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, इसलिए वो एक किंवदंती बन गया। आम लोग उसके बारे में जब बात करते थे तो कहते थे कि वो तो 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है,
विशालकाय है। कई बार युद्ध भूमि में वो अपने पैरों के नीचे सैनिकों को कुचल देता है, इसलिए वो इतना बड़ा विश्व विजेता बनेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि नेपोलियन बोनापार्ट बौना था। 5 फीट के आसपास उसकी हाइट हुआ करती थी, लेकिन पॉपुलर मेमोरी में आम लोग उसको एक मिथ की तरह याद करते थे। एक दूसरी छोटी सी घटना सुनिए। गांधी जी इस देश में राजनीतिक जो जागरूकता थी उसके सबसे बड़े प्रणेता माने जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जो आम किसान थे, जो निरक्षर थे, उनके मन में यह मान्यता आई कि महात्मा गांधी की जय बोलने से आपके शरीर पर लाठियां और गोलियां असर नहीं करेंगी। चौरी चौरा में 1922 में इसी तरीके की एक घटना हुई थी, जहां एक इतिहासकार शाहिद अमीन ने जब वहां लोगों से यह जानने की कोशिश की कि आखिर चौरी चौरा में हुआ क्या था, तो पता चला कि लोगों को यह प्रबल विश्वास था कि महात्मा गांधी का नाम लेने से लाठियां और गोलियां असर नहीं करेंगी। लेकिन जब लाठियां चली तब पता चला कि नहीं, महात्मा गांधी का नाम लेने के बाद भी लाठियां असर करेंगी और गोली भी असर करेगी। 2 लोग उस घटना में मारे गए और उसके बाद पलटकर उस भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। तो ये जो मिथ होता है और ये जो इतिहास होता है, ये दोनों समानांतर चलते रहते हैं। एक तो वो इतिहास के छात्र होते हैं, इतिहास के शिक्षक होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास को एक डिसिप्लिन, एक विधा की तरह से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ लोगों की अपनी स्मृति होती है, उनके भीतर कई तरह की किंवदंतियां चलती हैं, कहानियां चलती हैं और मिथक चलते रहते हैं। तो कई बार इतिहास और इतिहासकार को इस तरह के प्रश्नों से जूझना पड़ता है। यह हमारे वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण सबक है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह सब इतिहास नहीं होता, बल्कि उसके भीतर इतिहास का अंश हो सकता है। लेकिन इतिहास इन सब से भिन्न कुछ और है। आपने एक्शन मूवी तो देखी होंगी, या खासतौर पर साउथ की एक्शन मूवी तो देखी होंगी। एक हीरो है और आगे 10 विलन है, कई बार तो 100 विलन भी मैंने देखे हैं। ऐसी तमिल एक्शन मूवीज भी देखी हैं। और वो अकेला हीरो ऐसे ऐसे करके ऐसे मुक्के मारता है और जो विलन है या उसके साथी हैं वो उड़ उड़ के दूर गिरते हैं। आपने वास्तविक लड़ाइयां देखी हैं कभी? इस तरह का मुक्का खा करके किसी को उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। या आपने कभी अपनी जिंदगी में खुद कोई लड़ाई की है? अगर की है तो आपको पता होगा कि यह बड़ा महंगा सौदा है। अगर आपने ये समझ लिया कि फला तमिल मूवी में 10 लोगों से अकेले हीरो लड़ रहा था तो मैं भी लड़ूंगा, तो पलट के क्या हो सकता है कि एकदम उल्टी कहानी बन सकती है। उन 10 लोगों ने मिलकर के आपको बहुत पीटा, तो आपको तमिल फिल्में देखने से या साउथ इंडिया की फिल्में से या एक्शन मूवी देखने से विरक्ति हो जाए। तो इस तरह से जो हम देख रहे होते हैं, जो हम सिनेमा में देखते हैं, जो हम कहानियों में सुनते हैं, जो हम किसी इस तरह के काल्पनिक साहित्य में पढ़ते हैं, वह इतिहास नहीं होता है। इसलिए अगर हम यह बात समझ लें कि इतिहास क्या नहीं है, तो यह बात हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इतिहास क्या है। अब इस विषय के तीसरे आयाम पर आते हैं। कई बार विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार मेरे दोस्त मुझसे कहते थे, अरे इतिहास क्या है, इतिहास तो कहानी है। विज्ञान में सब कुछ डेफिनेटिव है, सब कुछ तय है, एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला के आधार पर आप उसको 1000 बार उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक ही निष्कर्ष मिलेगा। लेकिन इतिहास में तो इतनी सारी थियरीज हैं। आप कुछ कहते हो, कोई दूसरा इतिहासकार कुछ और कहता है, तीसरा इतिहासकार कुछ और कहता है। लेकिन मैं उनको पलट के पूछता था कि डायनासोर इस धरती से विलुप्त कैसे हुए, इसका क्या कोई एक जवाब विज्ञान के पास है? नहीं है। मैं उनको पूछता था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कोई एक जवाब विज्ञान के पास है? नहीं है। बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे वैज्ञानिक चैलेंज कर चुके हैं। तो इसलिए विज्ञान में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ तय है। यह तो जरूर तय है कि अगर हाइड्रोजन के 2 अणु एक ऑक्सीजन के अणु से मिलाए जाएंगे तो वो पानी बनेगा। वो अंटार्कटिका में भी बनेगा, आर्कटिक में भी बनेगा, सहारा में भी बनेगा और वो हिमालय पर्वत पे भी बनेगा। लेकिन इसके आगे
तो इसका मतलब यह है कि इतिहास सिर्फ कहानी नहीं है, इतिहास को लिखने का एक तरीका होता है, और उस तरीके को अगर हम नहीं समझ पाते तो हम जो कुछ पढ़ते हैं वही इतिहास बन जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं E.H. कार, और उन्होंने इसे बड़े खूबसूरत ढंग से समझाया। एक बार वो अपने घर के लॉन में बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे। काफी बड़ा सा घर था, और उस घर के बाहर दरवाजे पर कुछ आवाजें आने लगीं। एक टक्कर हुई, और 10-15 मिनट तक E.H. कार ने इंतजार किया कि यह शोरगुल थम जाए, और वो किताब पढ़ने में इतने मशगूल थे कि थोड़ी देर के बाद वो निकले, और उन्होंने जानना चाहा कि 15-20 मिनट पहले मेरे गेट के बाहर जो घटना घटी वो क्या थी। और उनको पता चला कि 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे थे। एक ही घटना जो 15 से 20 मिनट पहले घटित हुई है, उसके बारे में इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इतिहासकार का काम कितना कठिन है। जरा सोच कर देखिए, कई बार दसियों साल, कई बार सैकड़ों साल, हजारों साल पहले का इतिहास लिखना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। तो यह ऐसा नहीं हो सकता कि यह सिर्फ कहानियों के माध्यम से चलता रहे। इसकी एक प्रक्रिया, एक पद्धति होती है, और वो पद्धति बहुत ही कठिन पद्धति है। जैसे इतिहास लिखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? तथ्य। अगर हमारे पास तथ्य नहीं है तो हम इतिहास नहीं लिख सकते। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। उत्तर भारत में एक बहुत यशस्वी राजा हुए, हर्षवर्धन, और एक चालुक्यों के राजा थे। उनके बीच में नर्मदा के तट पर एक लड़ाई हुई, उसे नर्मदा का युद्ध कहा जाता है। अब पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। लेकिन हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि हैं, उन्होंने हर्षचरित लिखा, बाणभट्ट नाम था उनका। उन्होंने लिखा कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। अब इतिहासकार कैसे तय करे कि हर्ष जीते या नागभट्ट द्वितीय जीते? अब उसे अन्य स्रोत खोजने पड़ेंगे कि आखिर इस युद्ध की सच्चाई क्या थी। तो इतिहास लिखना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, यह आसान काम नहीं है। तो आज इस वीडियो का तीसरा सबक यह है कि इतिहास लिखना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। हर कोई इतिहास नहीं लिखता। इतिहास लिखने के पहले इतिहासकार को एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलूंगा एक नए प्रश्न के साथ।